गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। तो सेट इज बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है ऐसी चीजें जो हर इंसान के लिए सेम हो। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास 11th। तो ये बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड है। हर इंसान बता सकता है कि एक 11th क्लास में कितने बॉयज हैं। अगर मैं यहां पर लिखता कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो शायद ये हर इंसान के लिए सेम नहीं होता। मतलब अगर मैं बात करूं किसी एक पर्सन से और उससे बोलूं 11th क्लास के 5 बेस्ट स्टूडेंट्स बताइए, तो वो कुछ 5 स्टूडेंट्स के नाम देगा मुझे। अगर मैं दूसरे पर्सन से बात करूं और उससे पूछूं क्लास 11th के 5 बेस्ट स्टूडेंट्स बताइए, तो हो सकता है वो अलग 5 स्टूडेंट्स के नाम दें। तो जरूरी नहीं है पर्सन ए और पर्सन बी के लिए बेस्ट स्टूडेंट सेम हो। इसीलिए जो बेस्ट वर्ड है वो मेरे लिए वेग है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली मेंबर्स ऑफ सेट होते हैं, या फिर इनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या फिर मेंबर्स सेम चीज होती है। आगे बात करते हैं सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। यूजुअली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जी, किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लें अगर सेट के बारे में। पहला पॉइंट होता है सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है किसी भी सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो यूजुअली स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। मतलब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर मेरे पास एक सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स, ऑल अल्फाबेट्स इन वर्ड गुरुकुल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। मेरे पास यहां पर लेटर्स हैं जी, यू, आर, के, एल और ए। मतलब ये जो यू यहाँ पे 3 बार आ रहा है, मैं एलिमेंट्स में रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है हमारे वर्ड में, वो हम सेट में रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब इसी एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो जो लेटर्स हमने, जो एलिमेंट्स हमने लिखे थे, उनका अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें तो भी सेट सेम ही रहेगा। जैसे कि यहां पर मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को रेंडमली लिख दिया, तो भी ये सेट सेम ही कहलाएंगे, अलग अलग नहीं कहलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगर कोई एलिमेंट सेट में है कि नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उसको हम कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर सेट ए का, जिसमें मान लेते हैं 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और मुझे पूछना है कि 5 जो है वो सेट में बिलोंग करता है कि नहीं, तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट सेट को नहीं बिलोंग करता तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रीड करेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस चीज में कंफ्यूजन कहां होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार हमसे पूछा जाता है 5 जो एलिमेंट है उसको हम ऐसे लिख देंगे और पूछेंगे डज इट बिलोंग टू ए। अब आप ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम यहां पर देखते हैं 5 जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली हमारे सेट में है, तो हमें ये ट्रू दिखता है। लेकिन हमें ध्यान देना है जब भी हम कोई एलिमेंट की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते। एलिमेंट में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए जाते, सिर्फ सेट पे ही कर्ली ब्रेसेस लगाया जाता है। ये जो 5 है ये एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सेट में ये चीज नहीं है। हाँ, अगर यहीं पर एक सेट बी होता जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते
3, 4 और इसके अंदर 5 इस तरीके से लिखा होता तो हाँ ये जो 5 है ये सेट बी का एलिमेंट होता। मतलब अब मैं अगर ऐसे लिखूं बिलोंग्स टू बी तो ये मेरे लिए ट्रू होता, लेकिन ये मेरे लिए फॉल्स है। आगे हम देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से किया जाता है। तो सेट बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं और एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, मतलब एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए इज 2, 4, 6, 8, 10। इसमें 5 एलिमेंट्स है और सारे एलिमेंट्स को मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बी इज ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर ए, ई, आई, ओ, यू आएगा और सबको ही हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि वर्ड बता रहा है, हमें सेट को बिल्ड करना पड़ता है। मतलब इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उससे हम सेट बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर इन्हीं सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो हमें ऐसा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा जो इसको डिस्क्राइब करे, इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करे। सेट ए में हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सब मुझे इवन दिख रहे हैं और 10 के आगे के इवन नंबर्स नहीं लिखे। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अ सेट ए इन विच x इज अ एलिमेंट एंड x इज इवन नंबर लेस देन 12। तो वो इवन नंबर्स जो 12 से कम होंगे वो हम इस सेट में लिख सकते हैं। इस सेट को भी अगर हम रिप्रेजेंट करें सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं लिखूंगा अ सेट बी वेयर x इज द एलिमेंट एंड x इज द वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कुछ इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम कुछ ऐसे सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जिनकी शायद हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमने बहुत पहले, मतलब शायद क्लास 9 में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें कुछ टाइप्स के नंबर थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स होते थे 1 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे काउंटेबल नंबर्स। काउंटेबल वर्ड इसलिए लगाना जरूरी है, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो बच्चे बोलते हैं ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर। तो बेटा 1 और इंफिनिटी के बीच में तो कहीं फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं, 1.5 भी आता है, 2.3 भी आता है, लेकिन ये डेसिमल वैल्यूज नेचुरल नहीं होती हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो हमें डेफिनेशन बोलते टाइम काउंटेबल वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। ऑल द काउंटेबल नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक सारे काउंटेबल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे होल नंबर्स। होल नंबर्स होते थे 0 से लेके इंफिनिटी के बीच के सारे काउंटेबल नंबर्स। फिर हमने पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऑल काउंटेबल नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी देखेंगे और नेगेटिव नंबर्स भी देखेंगे इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर सारे नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव थे, इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें सारे ही नंबर्स आते थे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डेसिमल, फ्रैक्शन, सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते थे। इसके बाद बारी आई थी इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर्स, कई बच्चों से पूछें कि व्हाट आर इररेशनल नंबर्स, तो बच्चे बोलते हैं the numbers which cannot be represented in the form of p by q are rational numbers। तो बेसिकली वो डेफिनेशन नहीं होती है irrational numbers की। irrational number की डेफिनेशन होती है the numbers which are non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर कभी खत्म नहीं हो सके। जैसे कि हमने नंबर देखे थे 1.33333 एंड सो ऑन, ये चलता जाता था, इसको हम 1.3 बार बोलते थे। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया, जो कभी खत्म नहीं होगा। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो कभी रिपीट ना हो।
जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो वो बार बार 3 रिपीट हो रहा है। इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं 3 फिर 03 फिर 003 फिर 0003 एंड सो ऑन, तो इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं रिपीट हो रहा है और ये चीज खत्म भी नहीं हो रही है, तो इस टाइप के नंबर इर्रेशनल कहलाते थे। ये 1.3 बार नहीं, क्योंकि 1.3 बार जो है वो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, मतलब खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स जनरली √2, √3, √5, √6 ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हो गए? इनको छोड़ के बाकी सारे। तो इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स की रूट इर्रेशनल नंबर होती है, या फिर इस टाइप के नंबर्स जो रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे वो भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के जो सेट बनता है वो रियल नंबर्स कहलाता है। तो इतने टाइप के नंबर्स हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। तो क्या है, सेट में इनमें से कुछ नंबर्स को प्री डिफाइन किया हुआ है, मतलब इनके नाम दिए हुए हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम उसको डिफाइन कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें। हाँ, इंटीजर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के लिए भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर कहीं पर देखिए, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा। इंटीजर्स के लिए Z प्लस और Z माइनस रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा होता है। Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस मतलब ऑल दी नेगेटिव इंटीजर्स। सिमिलरली रैशनल नंबर में भी R प्लस और R माइनस का यूज किया गया है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला सेट होता है नल सेट। इस नल सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है या फिर एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। जैसे कि वर्ड ही बता रहा है हमें, नल सेट या एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब कि अ सेट विच कंटेन्स नथिंग। नल सेट को फाइ से डिनोट करते हैं या फिर खाली ब्रेसेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इन्हीं दो तरीके से हम नल सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात क्या होती है, कई बार हमको कुछ इस तरीके का लिखा मिलता है या फिर इस तरीके का लिखा मिलता है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नल सेट नहीं होती। इसका मतलब होता है एक सेट जिसके अंदर फाइ एक एलिमेंट है, और इस सेट का मतलब होता है एक सेट जिसके अंदर 0 एक एलिमेंट है। लेकिन अगर अकेला फाइ लिखा है या फिर अकेले खाली कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं तो ये नल सेट कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक सेट लिखता हूं, अ सेट A where x is the element and x is greater than 5 but x is less than 2। तो अगर इस सेट को ध्यान से देखें तो क्या हमें कभी ऐसा कोई नंबर मिल सकता है जहां x 5 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए A जो है वो नल सेट कहलाएगा। दूसरा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है वो सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो कोई भी सेट जिसके अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट लिख दें, 1 लिखा है तो भी ये सिंगलटन सेट है, या फिर किसी के अंदर 10,000 लिखा है या 1 लाख लिखा है या कोई भी बड़ा नंबर लिखा है वो भी सिंगलटन सेट ही कहलाएगा, भले ही उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। या फिर हम A लिखेंगे तो भी वो सिंगलटन सेट कहलाएगा और 0 लिखेंगे तो भी सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि इन सारे ही सेट में एक ही एलिमेंट दिख रहा है। साथ ही साथ अगर किसी कर्ली ब्रेसेस में फाइ लिखा है तो ये भी सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके सेट में फाइ एक एलिमेंट है, इसको नल सेट नहीं कंसिडर करेंगे हम। इसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मतलब जिनके एलिमेंट्स को हम गिन सकें। एग्जाम्पल देखें, ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 5, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सिर्फ 5 है, मतलब काउंटेबल है। इवन अगर हम कुछ ऐसा सेट लिखते हैं 1 2 3 से लेके एक नंबर जो कि बहुत बड़ा है, अगर मैं ये लिखना बंद नहीं करूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है यहां से लेके इतना नंबर तक है, दो दिस नंबर इज वेरी लॉन्ग वेरी लार्ज, फिर भी ये सेट फाइनाइट ही कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उसे हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देखें तो अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स, तो हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्डिनल नंबर, जिसे हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सम सेट। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ फाइनाइट सेट में ही काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक सेट ए है जिसमें मैंने कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख दिए, तो अगर ये मेरे पास सेट है, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मुझे 8 एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी 8 हो जाएगी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 8। ये मेरे सेट की कार्डिनैलिटी कहलाएगी। अब हम आगे देखेंगे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट में क्या होता है, कोई भी दो सेट, सेट ए और सेट बी, इक्वल तब कहलाएंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो। और ये कंडीशन सिर्फ तब फुलफिल हो सकती है जब दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स बराबर हों। मतलब कोई भी दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर देयर इन सेट बी। और जब हम इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट सेट में हमें कार्डिनल नंबर का ध्यान रखना होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो अगर किसी सेट में, मतलब सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो उन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उनके एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखें, अगर एक सेट ए है उसमें 1 2 और 3 है, और सेट बी है उसमें ए बी और सी है, तो दोनों ही सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है। यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। मतलब कंडीशन क्या हुई, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। अब आगे हम देखते हैं सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। अगर हम सबसेट की बात करें तो सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहलाता है जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हों। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने एक सेट लिया ए जिसमें हमारे पास 2 4 और 6 है, और हमने एक सेट लिया बी जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमें सेट बी में भी दिख रहे हैं, तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, और हम इसे लिखते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। अगर सेट ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो सेट ए का सुपरसेट कहलाएगा। मतलब जो छोटा सेट होता है वो सबसेट कहलाता है, और जो बड़ा सेट होता है वो सुपरसेट कहलाता है। अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं है कि हमेशा सबसेट छोटा ही हो। सबसेट छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन सबसेट कभी भी सुपरसेट से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली सुपरसेट बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन सुपरसेट कभी भी सबसेट से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ छोटे बड़े से मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम नहीं हो सकते। अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो उसके लिए कार्डिनल नंबर काम आता है।
एक बार हम एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। सपोजिंगली मेरे पास यही सेट है, सेट ए। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। अब मुझे ये देखना है सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनैलिटी, मतलब कि 8। यहां पर हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि जो 8 सबसेट है वो कैसे बनेंगे। इसके लिए हमें दो चीजें जानना जरूरी है कि जो नल सेट होता है फाई, दैट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर सेट का एक सबसेट नल सेट होता ही होता है। और दूसरा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सेट अगर हमें पता है तो उसके दो सेट तो हमें ऐसे ही मिल गए, पहला फाई और दूसरा वो सेट खुद, मतलब कि 2, 4 और 6, ये दो सेट हो गए। तीसरा देखते हैं, ये तीनों एलिमेंट एक एक सेट बनाएंगे, एक सेट सबसेट हो जाएगा 2, एक सबसेट हो जाएगा 4 और एक सबसेट हो जाएगा 6। आगे इनकी पेयर भी बना लेते हैं, मतलब एक सबसेट जो है वो 2 और 4 हो जाएगा, दूसरा सबसेट जो है वो 4 और 6 हो जाएगा, और तीसरा सबसेट जो है वो 2 और 6 हो जाएगा। अब अगर हम गिन के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट मिलेंगे हमें। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट। दो टाइप के सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो इनको समझने के लिए हम दो सेट ले लेते हैं। यहां पे मैंने सेट ए लिया है 4, 5, 6, 7 और सेट बी लिया है 4, 5, 6, 7 और 8। इधर अगर हम देखेंगे तो बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सबसेट है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब अगर मेरे पास दो सेट ऐसे हैं जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल ही सेम हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तो हम बोलते तो हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन इस केस में हम बोलेंगे ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट।